नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं के अंतर्गत जैव प्रकरण में श्वसन को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जनरली सांस लेने और छोड़ने को हम लोग श्वसन से समझते हैं, यानी जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसे हम लोग श्वसन कहते हैं, समझते हैं आम भाषा में। पर विज्ञान की भाषा में इसे श्वसन नहीं कहते हैं, इसे हम लोग ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, यानी श्वसन फिर क्या है? श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कई स्टेप्स में उसके रिएक्शन होते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। बच्चों, जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। यानी यह एक फिजिकल फेनोमेना है, मैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि श्वसन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन के अंतर्गत जो हम भोजन लेते हैं वह ऑक्सीजन से संपर्क करता है और तब वह कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूटता है। साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में वह ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये एक कठिन और जटिल प्रक्रिया है। जितना आसानी से हम लोग देखते हैं और समझते हैं उतना आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा अंतर को समझते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कभी कभी अंतर पूछे भी जाते हैं। क्या अंतर है? एक दो अंतर मैं बताती हूँ, कुछ अंतर आप खुद भी सोचेंगे। ब्रीदिंग, जैसा कि अभी मैंने बताया कि यह एक मैकेनिकल प्रोसेस है। सिर्फ सांस लेने और छोड़ने को ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। दूसरा, ब्रीदिंग में ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, जबकि रेस्पिरेशन में ऊर्जा मुक्त होती है। ब्रीदिंग में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिएक्शन के रूप में भाग नहीं लेते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। ब्रीदिंग के लिए कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। बच्चों, आप लोगों को जानना चाहिए कि चाहे पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, चाहे हमारे शरीर में कोई भी जैव प्रक्रिया हो, हर एक जैव प्रक्रिया कई स्टेप्स के बाद कंप्लीट होती है और हर एक स्टेप में किसी न किसी एंजाइम को उस स्टेप्स को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि ब्रीदिंग में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलते हैं कि श्वसन में जो हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके CO2 और H2O में टूटता है और क्या निकलता है? ऊर्जा निकलती है। आपको पता है कि ये ऊर्जा किस रूप में रहती है? लाइट एनर्जी के रूप में, जैसा हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं? नहीं, यह ऊर्जा किस रूप में रहती है? ATP के रूप में, यानी रासायनिक रूप में रहती है। कभी कभी ATP का फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, इसीलिए तो यहाँ देखो बच्चों, एडेनोसिन का ये लिया गया, ट्राई का T लिया गया और फॉस्फेट का P लिया गया और इसी से ATP बना। यानी ATP को बायो एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायो एनर्जी। यानी लिविंग थिंग्स में एनर्जी ATP के ही फॉर्म में रहता है। यानी हमारे शरीर को जो भी प्रक्रियाएं करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो यही इसी ATP से मिलता है।
अब बच्चों आगे चलते हैं। ये श्वसन तो हम लोग जान लिए, अब ये जानते हैं यहाँ जैसे हमने देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। यहाँ मैंने रिएक्शन C6H12O6 6HO2 CO2 और H2O में होता है, पर रेस्पिरेशन सारे रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड का नहीं होता है। कभी कभी ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं तब उसे अलग रेस्पिरेशन के टाइप से जानते हैं, और जब उपस्थिति में होता है तो अलग। अब देखते हैं ये श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो ये श्वसन आपको 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सी श्वसन। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि इस ऑक्सी श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और दूसरा अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। श्वसन और या अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। तो अगर किसी भी शब्द को बायोलॉजी में दूसरे नाम से भी जानते हैं तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। कारण है कि कभी कभी दूसरे नाम का पता नहीं होने से परीक्षा में आप कंफ्यूज भी कर जाते हैं। वायवीय श्वसन देखिए, नाम ही से पता है कि वैसे श्वसन का वह प्रकार जो वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर वो श्वसन की प्रक्रिया हो तो उसे वायवीय श्वसन कहेंगे, और श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो यानी वायु की अनुपस्थिति में हो तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में, और ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि अवायवीय श्वसन में भोजन का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है तो ऊर्जा कम मुक्त होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण जितना वायवीय श्वसन में होता है उतना नहीं होता है। बच्चों भोजन का ब्रेकडाउन जो है हमारे शरीर में कई पाथ से होकर के गुजरता है। भोजन का जो कॉमन ब्रेकडाउन है जो CO2 उतरता है, सबसे पहले भोजन कोशिका के अंदर जब जाता है तो कोशिका के अंदर क्या है, जीव द्रव्य है। यानी भोजन का जो पहला ब्रेकडाउन होता है वह जीव द्रव्य में होता है, यानी कोशिका द्रव्य में होता है, जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और यह पाइरूवेट में या पाइरूवेक एसिड में बदलता है। आइए अब इसको डिटेल कितने पाथ होते हैं श्वसन के और कैसे कैसे टूट करके कौन कौन से यौगिक बनाते हैं एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को श्वसन की 2 प्रकार बताए थे, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले ग्लूकोज कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में जाता है, और भोजन जो ग्लूकोज है वो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि मैं यहाँ आपको दिखा भी रही हूँ। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो कोशिका द्रव्य में कौन सी प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है। अब चलते हैं कि ये पाइरूविक एसिड फिर कहाँ जाता है। तो ये पाइरूविक एसिड अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यानी ऑक्सीजन अगर नहीं उपस्थित है, जैसा कि ईस्ट में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, तब यह इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH, और कम ऊर्जा में जनरली 2 CO2 और 2 ATP ऊर्जा आपको निकलती है। 2 ATP ऊर्जा निकलती है, यानी बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। पाइरूविक एसिड
फिर एक हमारे शरीर में जैसे कि बता रहे हैं पेशी कोशिकाओं में ज़्यादातर जब हम दौड़ते हैं या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उस कंडीशन में जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए हम तेज़ी से सांस लेते हैं, फिर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। उस कंडीशन में ऑक्सीजन के अभाव में हमारी कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड बनता है और ऊर्जा निकलती है, यानी उस केस में भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है और कम ऊर्जा निकलती है। यही लैक्टिक एसिड जब हमारे शरीर में कभी कभी ज़्यादा जमा हो जाता है तो हमारे मसल्स में या खिलाड़ियों को भी आप देखते हैं कि क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि जो तीसरी प्रक्रिया है कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है तब ये पायरुविक एसिड कहाँ इंटर करता है? ये पायरुविक एसिड इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिल करके रिएक्शन करता है पायरुविक एसिड और कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में, और ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है, वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, और जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ऊर्जा मुक्त होती है तो 2 ATP मुक्त होती है। अब तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 2 CO2 और 6 CO2 के रूप में ऊर्जा निकलती है। अब इसे क्या हम लोग गतिविधियों के द्वारा भी समझ सकते हैं कि CO2 ज़्यादा मुक्त होता है या कम मुक्त होता है? तो एरोबिक और एनारोबिक श्वसन को समझने के लिए बच्चों चलिए करते हैं एक गतिविधि और देखते हैं कि क्या सचमुच में एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा CO2 मुक्त होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम CO2 का मुक्त होता है या कम निर्माण होता है। तो करते हैं एक गतिविधि और जानते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को। बच्चों, गतिविधि करने के पहले एक बार इस श्वसन की प्रक्रिया को फिर से जानते हैं। यानी सामान्य भाषा में जैसे सांस लेना और छोड़ना को जो श्वसन हम समझते हैं वो एक्चुअल में क्या है? वो ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें कई तरह के एंजाइम भाग लेते हैं और कई स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें फूड ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके CO2 और H2O में परिवर्तित होता है और ऊर्जा मुक्त करता है। इसे हम श्वसन कहते हैं। श्वसन कई प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होते हैं उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होते हैं उसे एनारोबिक कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने श्वसन में इतना कुछ जाना। अब चलते हैं गतिविधि की ओर और गतिविधि के द्वारा जानते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है और क्या हम लोग कम CO2 या ज़्यादा CO2 निकलता उसको गतिविधि के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो चलते हैं एक गतिविधि की ओर। बच्चों, अभी हम लोगों ने श्वसन के बारे में जाना, श्वसन की 2 विधियों को जाना, ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन। अब इन दोनों श्वसन को हम एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए हम लोगों को कुछ आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं वो आवश्यक सामग्रियां कौन कौन सी हैं। ये इन आवश्यक सामग्रियों में बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तेल की आवश्यकता है। तेल, सरसों तेल या कोई भी ऐसा जो तेल हो जो आसानी से उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। और इस बड़े वाले बीकर में चीनी का घोल है जो हल्का गर्म है, ल्यूकवार्म लेना है। साथ ही साथ हमें 2 बोतल, जो कि वहाँ नज़र भी आ रहा है, 2 बोतल रखने हैं प्लास्टिक के छोटे आकार के। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेट्री डिश में ईस्ट पाउडर, जो आसानी से किसी भी किराने की दुकान में उपलब्ध होता है, मिल जाता है। हम लोग घरों में अपने केक बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और 2 बैलून की हमें यहाँ आवश्यकता है। तो 2 बैलून है,
चलिए आइए इससे अब हम लोग गतिविधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हल्का गर्म चीनी का घोल है, दोनों बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में हम लोग इसमें दोनों बोतल में डालेंगे। चीनी का घोल आप लोग हल्का गर्म लीजिएगा, तो पता आप लोगों को जानकारी भी होगी कि ईस्ट हल्के गर्म पानी में तेज़ी से रिएक्शन करता है। अब इसमें ईस्ट पाउडर है, तो हम लोग स्पैचुला की सहायता से दोनों में बारी बारी से ईस्ट पाउडर डालेंगे। 8 से 10 ml पानी में करीब 2 चुटकी ईस्ट पाउडर डालेंगे। उसी हिसाब से आप ईस्ट की मात्रा घटा या बढ़ा भी सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सके जो गतिविधि आप लोग कर रहे हैं उसके अनुसार। मैंने 3-3 हाफ चम्मच दोनों में डाले हैं ईस्ट पाउडर। अब इस पाउडर को हल्का सा डिज़ोल्व कर लेंगे इस पानी में, ताकि रिएक्शन अच्छे से हो सके। एक में तेल नहीं डालना है, जिसमें तेल नहीं डालना है उसमें मैंने बैलून लगा दिया है। एक में तेल डाल रहे हैं। तेल क्यों डाल रहे हैं बच्चों, आप इसको समझिए भी और ध्यान दीजिए। तेल इसलिए मैं डाल रही हूँ, एक लेयर पूरा इसके ऊपर तेल का रहेगा। इतना तेल डालना है ताकि शुगर सॉल्यूशन के ऊपर एक इसका लेयर हो, ताकि इसका वातावरण से कनेक्शन अलग हो जाए। यानी वातावरण में जो मौजूद ऑक्सीजन है वो इस घोल में ना रहे। अब इस तरीके से सेट करके दोनों बैलून को हम 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर देखेंगे कि हमें क्या परिणाम मिलता है। क्या बैलून फूलते हैं दोनों या नहीं फूलते हैं, और अगर फूलते हैं तो कौन ज़्यादा फूलता है, कौन कम फूलता है। ठीक है, तो 1-2 घंटे छोड़ते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं उसके बाद। बच्चों 2 घंटे हो गए हैं पूरे, और 2 घंटे के बाद हम लोग दोनों बैलून की स्थिति देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक बैलून ज़्यादा फूला हुआ है और एक बैलून कम फूला हुआ है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ? जिस बैलून में मैंने ऑयल डाला था, जिसमें ऑयल का लेयर है, तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, यानी अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में हुआ क्या कि जो प्रतिक्रिया हुई उसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकली, इसलिए बैलून का साइज छोटा है। और इसमें हमने ऑयल को नहीं डाला, तो इसमें जो चीनी का सॉल्यूशन था उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। शुगर CO2 और H2O में कन्वर्ट हुआ, ज़्यादा CO2 निकला, इसलिए बैलून का साइज बड़ा है। तो इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो CO2 ज़्यादा बनता है और ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होती है, और अवायवीय श्वसन में CO2 की कम मात्रा बनती है और ऊर्जा भी कम मुक्त होती है। यहाँ आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि दोनों बोतल में एक बलून बड़ा है और दूसरा बलून छोटा है। उसका रीज़न यही है कि एक में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बना तो बैलून ज़्यादा फूला, और एक में कार्बन डाइऑक्साइड कम बना तो बैलून कम फूला। अब यहाँ आप लोग रिएक्शन के माध्यम से देख सकते हैं कि एरोबिक रिएक्शन में
ज़्यादातर शुगर का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सारे जीव इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा के लिए। तो यहाँ C6H12O6 और ऑक्सीजन जब जुड़ा तो H2O और CO2 बना और एनर्जी निकला। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 CO2 निकला है, यानी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बना तो बलून ज़्यादा फूला। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये रिएक्शन हुआ, इसलिए यहाँ इथाइल अल्कोहल बना और 2 ही मॉलिक्यूल CO2 के निकले और कम ऊर्जा निकली। तो यहाँ बलून बहुत कम फूला। बच्चों, यहाँ एक सारणी दी गई है। मैंने 2 ही बोतल लिए, आप ऐसे 6 बोतल लेकर के और ईस्ट की अलग अलग मात्रा को डाल करके दोनों में और उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो इस चार्ट में आप ऐसे 6 बोतल लीजिए और सब में ईस्ट की अलग अलग मात्रा डालिए और देखिए कि किस में ज़्यादा बैलून का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा होता है। आप लोग ईस्ट का इस्तेमाल करने में ताज़े ईस्ट का, यानी पैकेट जब भी ईस्ट को ख़रीदें तो ये ज़रूर देखें कि वो ताज़ा है या नहीं। अगर ईस्ट बहुत पुराना होगा तो आपको परिणाम मिलने में दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है कि परिणाम सोच के अनुसार ना मिले। तो हमेशा ताज़े ईस्ट का इस्तेमाल करें, इससे बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो आप सारणी के अनुसार आप लोग गतिविधि कीजिए और वायवीय अवायवीय श्वसन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।